हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबेस क्लाउड कोर जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये हमारा 11th लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको इंस्टेंस मेथड को और डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर आपको इंस्टेंस मेथड क्या होती है और उनको हम मेन मेथड में कैसे कॉल करते हैं ये बताया था। आज हम उसी नॉलेज को और आगे एक्सटेंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रोग्राम के साथ। तो नोटपैड प्लस प्लस पे अपन एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं। फाइल न्यू और इसमें मैं क्लास बना लूँ। क्लास का नाम रख लेते हैं डीबेस और इस डीबेस क्लास के अंदर हम सबसे पहले मेन मेथड बना लें। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारी मेन मेथड है। ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम एक और मेथड बना लेते हैं void d1। d1 यहाँ पर मेथड का नाम है। इस d1 मेथड में हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, system डॉट आउट डॉट println dbase क्लास d1 मेथड। ओके, तो ये हमने अभी एक मेथड बनाई है। अब इस मेथड को आपको मालूम ही है कि अगर मेन मेथड के अंदर एक्सेस करना है तो सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। dbase d इज इक्वल्स टू न्यू dbase। ठीक, तो एग्जीक्यूशन राइट टू लेफ्ट होएगा। सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, राइट। उसके लिए रेफरेंस यानी कहीं पर रैम में स्पेस एलोकेट होएगा और वो जो रेफरेंस है उसको हम डी में स्टोर करेंगे। डी एक वेरिएबल है ऑफ क्लास टाइप डीबेस, राइट। तो एक रेफरेंस वेरिएबल इसमें इसको बोलते हैं, लेकिन हम इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमको इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है तो रेफरेंस वेरिएबल यानी डी का यूज करेंगे। डी डॉट d1। d1 is name of method whereas d is name of object। ओके, d.d1 ध्यान रखें आप। d क्या है? d यहाँ पर हमारे इस ऑब्जेक्ट का नाम है और d1 क्या है? d1 यहाँ पर मेथड का नाम है। अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो मैं इस मेथड के नाम को चेंज कर देता हूँ, m1 कर देता हूँ, m1। ठीक, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। m1 इज नेम ऑफ मेथड, राइट। इस m1 मेथड को, जो कि एक इंस्टेंस मेथड है, मेन मेथड के अंदर कॉल करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया d और ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यानी ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने m1 मेथड को कॉल किया। तो ये तो आप लास्ट क्लास में ही सीख चुके हैं कि कभी भी इंस्टेंस मेथड को अगर स्टैटिक मेथड में एक्सेस करना है तो सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये मेथड इंस्टेंस क्यों है? क्योंकि इसको बनाते समय स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं करा है, इसलिए मेथड स्टैटिक है। इस प्रोग्राम को सेव कर लें, फाइल सेव एज, इसको टास्क फोल्डर के अंदर मैं dbase डॉट जावा इस तरह से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सबसे पहले डायरेक्टरी चेंज cdc:/task, ओके, जावा सी स्पेस dbase डॉट जावा, एंटर। कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। जावा dbase रन भी हो गया, कोई एरर नहीं है। तो अभी हमारे इस प्रोग्राम में एक ही इंस्टेंस मेथड है
हम कितने भी इंस्टेंस मेथड बना सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर। तो एक इंस्टेंस मेथड और बना लेते हैं, m2 इसका नाम रख लेते हैं, राइट। और इसके अंदर मैसेज भी चेंज करके m2 कर देते हैं। तो अब हमारे पास टोटल 2 मेथड्स हैं, एक m1 मेथड है, ये भी इंस्टेंस है, और एक m2 मेथड है, ये भी इंस्टेंस है। तो अब ये दूसरी जो मेथड है, इसको अगर हमारे को कॉल करना है तो कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट हो जाता है। वो सोचते हैं कि पहली मेथड को कॉल करने के लिए पहला ऑब्जेक्ट और दूसरे मेथड को कॉल करने के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आप एक ही ऑब्जेक्ट से, किसी भी क्लास के एक ऑब्जेक्ट से उस क्लास के अंदर जितनी भी मेथड्स हैं उन सारी मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी मेथड को कॉल करने के लिए भी हमारे को लिखना पड़ेगा d.m2। इस तरह से हम दूसरी मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। मैंने दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल करा और रन करा। तो dbase क्लास m1 मेथड, dbase क्लास m2 मेथड, आपको समझ में आ गया होगा, राइट, किस तरह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसका फ्लो जरा आपको समझा देता हूँ। फ्लो समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रोग्राम पेंट में कॉपी पेस्ट करके देखिए इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है, इसको समझिए। ये हमारी एक मेथड है, राइट। ये हमने पूरी एक जो क्लास बनाई है, इसके अंदर, इस क्लास के अंदर हमने 2 मेथड्स बनाई हैं। एग्जीक्यूशन कभी भी किसी क्लास का, जब भी एग्जीक्यूशन हो, किसी भी क्लास को जब हम रन करेंगे, यानी डॉट क्लास फाइल को जब हम रन करेंगे, यानी बाइट कोड को जब हम रन करेंगे, डॉट क्लास फाइल इज ऑल्सो नोन एज बाइट कोड। तो एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड। अब आगे चल के आप ऐसा भी देखेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मेन मेथड, अगर हम किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं तो मेन मेथड उसी क्लास के अंदर प्रेजेंट है। मेन मेथड किसी दूसरी क्लास में भी हो सकती है और किसी दूसरी क्लास की मेथड को भी आप उससे कॉल कर सकते हैं। ये सब हम आगे देखेंगे, अभी तो बहुत इनिशियल लेवल पे आवे। तो एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेयर, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड। तो ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जब भी प्रोग्राम इस लाइन पर जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाली लाइन पर जाएगा, तो यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो सीधे यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ से सीधे यहाँ पर सीधे ऑब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज़ करके m1 मेथड कॉल होगी, यानी यहाँ से फ्लो चला जाएगा सीधा इस जगह पर, यहाँ पर, राइट। यहाँ से सीधा आपका फ्लो चला जाएगा इस पर, और इसमें फिर जब मेथड के अंदर आएगा प्रोग्राम, तो ये जो भी आपने लॉजिक लिखा हुआ है ये पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस लॉजिक के एग्जीक्यूट होने के बाद, क्योंकि अब इस मेथड के अंदर, m1 मेथड के अंदर और कोई भी लॉजिक नहीं लिखा है, तो प्रोग्राम इसको कंप्लीट करने के बाद इस वाली लाइन पे आएगा, ये जो दूसरी लाइन है जहाँ पर हमने d.m2 मेथड को कॉल करा है, यहाँ पर आएगा। और जैसे ही प्रोग्राम यहाँ पर आएगा, यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो सीधा हो जाएगा m2 मेथड की तरफ, यानी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब प्रोग्राम आएगा तो अब इस मेथड के अंदर जब प्रोग्राम आ जाएगा, तो इस मेथड के अंदर जो भी लॉजिक लिखा हुआ है वो लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। यहाँ से सीधा ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। वॉट एवर यू हैव रिटन इनसाइड m2 मेथड विल गेट एग्जीक्यूटेड, राइट। After completing the execution of m2 method, again the flow of program will return to this closing parenthesis, okay। और यहाँ से हमारे प्रोग्राम के बाद, इसके बाद कोई हमने लॉजिक नहीं लिखा हुआ है तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह से आपका पूरा प्रोग्राम रन होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होएगा, मेन फंक्शन में पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा, राइट। और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज़ करके m1 मेथड कॉल होगी। m1 मेथड के अंदर जो भी लॉजिक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर d.m2 यानी m2 मेथड कॉल होगी, और m2 मेथड के अंदर जो भी लॉजिक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। m2 मेथड के अंदर जो भी लॉजिक है, मतलब ये system.out.println, ये मेथड का जो मैसेज है ये प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये इस प्रोग्राम का फ्लो है, राइट। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब जरा इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। देखिए अभी M2 मेथड जो है वो एक इंस्टेंस मेथड है और हम इसको कॉल किसके अंदर कर रहे हैं, स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं। पर हम चाहें तो इस M2 मेथड को M1 मेथड के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पर कॉल नहीं करना है, हमको कहाँ कॉल करना है, इस M2 मेथड को M1 मेथड के अंदर कॉल करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करना है, बड़े ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। अभी तक ये दोनों मेथड्स इंस्टेंस थी और हम इनको स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल कर रहे थे, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था। लेकिन अगर आपको M2 मेथड को M1 मेथड के अंदर कॉल करना है, तो क्योंकि M1 मेथड भी इंस्टेंस है, ये वाली मेथड ऊपर वाली मेथड, और M2 मेथड भी इंस्टेंस है, तो दोनों मेथड इंस्टेंस है। यानी इंस्टेंस मेथड को इंस्टेंस मेथड के अंदर कॉल करने के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों क्लास मेथड सेम क्लास को बिलोंग करती हैं तो हम उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? M2 सीधे यहाँ पर लिखकर इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ओके। हाँ, लेकिन अब आप जरा इस वीडियो लेक्चर को रोककर आप खुद जरा सोचिए और बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट अब क्या आने वाला है। आई होप कि आपको सही आउटपुट इसका समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो मैं इस प्रोग्राम को पहले आपको इसका फ्लो क्या है वो मैं आपको बता दूं। ज़रा मैं फिर से नोटपैड पे इस प्रोग्राम को लेके आता हूं। ये हमारा प्रोग्राम है, ओके। इस प्रोग्राम का फ्लो ज़रा आप समझ लीजिए, ओके। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पर मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इसमें अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, राइट। इतने सारे प्रोग्राम्स हम बना के देख चुके हैं कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट, मतलब सॉरी, एप्लीकेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। तो मतलब हमेशा स्टार्ट तो यहीं से होगी, दिस स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है, यहीं से आपके एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ओके। जब इस प्रोग्राम में इस मेन फंक्शन के अंदर जब प्रोग्राम आएगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डी, राइट। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करके M1 मेथड कॉल हो रही है। तो यहाँ से कौन सी मेथड कॉल हो रही है, यहाँ से जो मेथड कॉल हो रही है वो है M1 मेथड। यानी यहाँ से प्रोग्राम सीधा चला जाएगा M1 मेथड के पास। यहाँ से प्रोग्राम सीधा कहाँ चला जाएगा, M1 मेथड के पास। ये इस तरह से, राइट, ओके। जब यहाँ पर आएगा प्रोग्राम तो M1 मेथड के अंदर फिर एक मेथड मिल जाएगी M2 मेथड, ठीक। तो ये मैसेज प्रिंट होने के पहले ही M1 मेथड का जो खुद का मैसेज है डीबेस क्लास M1 मेथड, इस मैसेज के प्रिंट होने के पहले ही कौन सी मेथड मिल जाएगी, M2 मेथड मिल जाएगी। M2 मेथड मिलने का मतलब है यहाँ से प्रोग्राम M2 मेथड के पास चला जाएगा। यहाँ पर चला जाएगा तो फिर यहाँ पर आपको M2 मेथड के अंदर जो भी बिजनेस लॉजिक है, यानी जो भी लॉजिक है वो प्रिंट हो जाएगा। यानी system.out.println में डीबेस क्लास M2 मेथड, ये वाला मैसेज पहले नंबर पे प्रिंट होने वाला है। तो सबसे पहले कौन सा मैसेज प्रिंट होएगा, ये जो रेड बॉक्स में मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा है, राइट। अब M2 मेथड के अंदर और कोई बिजनेस लॉजिक तो है नहीं, तो इसका मतलब M2 मेथड का जो भी लॉजिक था वो पूरा एग्जीक्यूट हो चुका। अब यहाँ से प्रोग्राम जो है वो इस लाइन पे आएगा जहाँ पर M1 मेथड का मैसेज लिखा हुआ है, और M1 मेथड का जो भी आपने मैसेज लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये सेकंड नंबर पे मैसेज प्रिंट होगा, ठीक। और इसके बाद
M1 मेथड का पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया मेन मेथड में जब हम देखेंगे, राइट। तो अब इसके बाद कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन या और कोई बिजनेस लॉजिक लिखा ही नहीं है, तो यहाँ से फिर सीधी एप्लीकेशन हमारी टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये फ्लो समझ में आया है तो हम इसको प्रोग्राम को एक बार रन करके और देख लें, कंपाइल एंड रन। तो सबसे पहले हमने इसको कंपाइल करा, कोई एरर नहीं है। अब हमने इसको रन करा, तो सबसे पहले क्या मैसेज प्रिंट हुआ, डीबेस क्लास M2 मेथड, डीबेस क्लास M1 मेथड, ठीक। तो ये है इनडायरेक्ट कॉल, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम किसी मेथड को कभी भी किसी मेन मेथड के अंदर उसका डायरेक्ट कॉल होना चाहिए या इनडायरेक्ट कॉल होना चाहिए, तभी उस मेथड का लॉजिक एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर हमने M1 मेथड को तो मेन मेथड के अंदर यानी मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्टली कॉल किया है। देखिए आप, M1 को हमने डायरेक्ट कॉल किया है, लेकिन M2 को हमने डायरेक्ट कॉल नहीं किया है। M2 को हमने M1 के अंदर कॉल किया है, ठीक, और M1 को हमने मेन के अंदर कॉल किया है, यानी M2 को भी मेन के अंदर कॉल किया है। यानी M2 को हमने डायरेक्ट तो कॉल नहीं किया, लेकिन M2 को हमने इनडायरेक्ट कॉल किया है। तो यही मैं लास्ट क्लास में बताना चाह रहा था आपको कि किसी भी मेथड, आप किसी भी क्लास के अंदर कितनी भी मेथड्स लिख सकते हैं, लेकिन उन मेथड्स का एग्जीक्यूशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उनको डायरेक्टली आपने कॉल किया है या इनडायरेक्टली आपने कॉल किया है या नहीं किया है मेन मेथड के अंदर। ओके, आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैं इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स आगे आने वाले क्लास में भी आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ इंस्टेंस मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, कंसेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सकता है। अगर आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा और मैं बहुत सारे अच्छे वीडियोस, बहुत सारी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, राइट। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।